प्यारे बच्चों, ज्योति जवाहर जो कि श्री देवी प्रसाद शुक्ल राय जी द्वारा रचित खंड काव्य है। खंड काव्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाकाव्य का ये एक भाग है या कोई अंश है, नहीं। ये काव्य के भेद में जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य में महाकाव्य अलग है, खंड काव्य अलग है। ठीक, तो ये आप लोगों के यूपी बोर्ड में कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा आदि जिलों के लिए आता है। जो इन जिलों के बच्चे हैं उनके लिए क्या समझना है, पूरा रटना नहीं है। ठीक, एक बार पढ़ लेना है, समझना है, लेकिन फिर लिखना कैसे है। और ये निश्चित रूप से हर साल पूछे जाते हैं और 3 अंक एकदम पक्के हो जाते हैं। अगर मात्रात्मक त्रुटि नहीं है, हेडिंग सही से है, आपका सब कुछ सही है, तो 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। जो कम अंक वाले प्रश्न होते हैं उसमें पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब अगर मात्रात्मक त्रुटि है, सही नहीं है, तो उसमें नंबर कट सकते हैं। अब क्या है, लगभग 250 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। 2 प्रश्न हम सिर्फ बताएंगे, प्रश्न तो कई बन जाएंगे। 2 प्रकार के प्रश्न और 2 में से एक वो दोनों ही आते हैं, कभी दोनों नहीं आए तो एक तो निश्चित रूप से ही आता है और वो आप लोग कर लेंगे तो जो है कि 3 अंक निर्धारित हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे। देखते हैं कि क्या है, प्रश्न कैसे आते हैं। जो 2 प्रकार के प्रश्न हैं, ये पिछले साल का मॉडल पेपर है जिसमें ये 5वें प्रश्न में 3 अंक आप लोगों का निर्धारित है। प्रश्न क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब किसी एक में से, इसमें से किसी एक नहीं समझना है क्या, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर कि आपने किस खंड काव्य को पढ़ा है, यानी आपके लिए जो निर्धारित है वही पढ़ेंगे जिस जिला के लिए। ठीक, तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर पहले देख लो कि ये क्या है, अपना कौन सा है। तो यहाँ दूसरा मिल गया। ठीक, ज्योति जवाहर खंड काव्य। ठीक, अब निम्नलिखित प्रश्नों में से एक उत्तर दीजिए। ये 2 प्रश्न हैं, ठीक है, इसमें से एक करना है, ये दोनों ही नहीं कर देना है। ख में से पहले देखना है कि आपके लिए जो निर्धारित था वो कौन सा है, उसमें से निम्नलिखित जो 2 है उसमें से एक करना है। या तो आप ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, कथा वस्तु करके दे दिया, कथा दे दिया, कथानक दे दिया, या कथा का सारांश लिखिए, कथानक या सारांश लिखिए। ठीक, वही बात है कि कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, यानी सारांश ही आप लिखेंगे। हम अभी उसमें भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है। एक तो ये हो गया कि उसका सारांश लिखना है। ठीक, पूरा खंड काव्य ही नहीं उतारना है, यहाँ पे कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है, संक्षिप्त करके लिखना है। जैसे किसी भी लंबे चौड़े बात को संक्षेप में कहते हैं तो कम से कम शब्दों में कहते हैं, वही बात है कि यहाँ संक्षेप में लिखना है, सारांश लिखना है। अब ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ऐसा भी प्रश्न, ये पिछले साल का है, ठीक है। अब ज्योति जवाहर के अलावा ये भी लिख सकता है कि ज्योति जवाहर के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब चरित्र चित्रण जो शब्द है, ये चित्रण से, चित्र से बच्चे समझ जाते हैं कोई चित्र उत्र बनाना है क्या, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चरित्र का चित्रण यानी कि आप उनके चरित्र को व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हम किसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो बच्चा बहुत बहादुर है, ऐसे समय में साहस दिखलाकर ऐसा ऐसा महान काम किया, ठीक है, तो उसकी क्या विशेषता हम बता रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं। तो उसके वो चरित्र की में वो एक विशेषता है कि वो बहादुर है, निडर है। ठीक, आप साहसी हैं, कठिन परिश्रम करने वाले हैं, जैसे कि उसने अपमान सहने के बजाय अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए ये काम किया, ठीक है, या ऐसी बातें सहन नहीं किया। तो यहाँ पे उसके स्वाभिमान का चरित्र चित्रण है, उसकी विशेषता, उसके गुण। अब इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू के चरित्र का चित्रण करना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कैसा व्यक्तित्व है उनका। ठीक, अब हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। ये दो में से एक प्रश्न, यहाँ पे दोनों प्रश्न दिए हुए हैं, यही 2 प्रश्न हम बताएंगे और इसमें से दोनों ही आएंगे। अगर नहीं आए तो एक तो निश्चित ही आएगा, चाहे चरित्र चित्रण चाहे कथावस्तु संक्षेप में लिखने के लिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक, कथा, कथावस्तु का सार, सारांश लिखिए।
यही प्रश्न मुख्य रूप से पूछता है, अथवा करके और भी रहेगा, लेकिन उत्तर वही लिखना है। जैसे ज्योति जवाहर के अंतिम सर्ग का कथानक लिखिए। अंतिम क्या, एक ही सर्ग ही है, एक ही सर्ग में ये खंड काव्य लिख दिया गया है। ठीक, तो ये प्रश्न आए लेकिन लिखना वही उत्तर है। क्या कि सारांश और कथानक इसी को ध्यान में रखना है, सार लिखना है, उसका निष्कर्ष संक्षिप्त में लिख देना है। अब क्या, ज्योति जवाहर के आधार पर बताए गए नेहरू के विराट व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों शक्तियों ने किस रूप में प्रभावित किया, तो उसमें पूरा वही उल्लेख ही है कि किन किन व्यक्तियों से प्रभावित हुए, किन किन क्षेत्रों से प्रभावित हुए, क्या क्या सीखे, पूरे भारत की झलक दिखाई गई है। ठीक है, प्रश्नोत्तर डाल लेंगे। अगर आया है 25वें प्रश्न में आया है तो प्रश्नोत्तर 25वें का ख का दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, पहला कर रहे हैं तो पहला। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर नहीं लिखना है, प्रश्नोत्तर एक बार डाल दिए, फिर लिख देंगे ज्योति जवाहर। ठीक है, बीच में ज्योति जवाहर हेडिंग की तरह हो जाएगा, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कि देवी प्रसाद शुक्लराही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य एक भाव प्रधान खंड काव्य है। ठीक, काव्य वैसे भी भाव प्रधान होते हैं। ठीक, इस खंड काव्य में राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस खंड काव्य का संक्षिप्त कथानक निम्नलिखित है। इतना लिखने के बाद लिखना शुरू कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी, कि जिस प्रकार से सूर्य का तेज होता है चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाला, उस प्रकार का इनका व्यक्तित्व, चंद्रमा के समान सुंदर, हिमालय के समान स्वाभिमान से पूर्ण। अब चंद्रमा के समान सुंदर, शीतल, ठीक, और हिमालय के समान स्वाभिमानी, हिमालय से हम लोग पढ़े थे महादेवी वर्मा जी का कि किस प्रकार से वो स्वाभिमानी, यानी कि स्वाभिमान कैसा है, हिमालय से पूर्ण तथा सागर से गंभीर था। यानी सूर्य का तेज भी है उनके चरित्र में, चंद्रमा की सुंदरता भी है, हिमालय का स्वाभिमान भी है और सागर जैसे गंभीर भी हैं। और भारत की इस मिट्टी में ही इनका लालन पालन हुआ, यानी यहीं पर जन्मे पाले पोसे गए, जिस प्रकार से और सारे महापुरुष हुए। नेहरू जी के महान व्यक्तित्व में संपूर्ण भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। जितनी संस्कृति है उसको समाहित किए हुए, ये नहीं कि एक संस्कृति के पोषक रहें, उसी के कट्टर रहें, संपूर्ण भारतीय दर्शन संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, मैं नहीं। उन्होंने अनेक राज्यों के महान पुरुषों के गुणों को अपने व्यक्तित्व में संजोया। अनेक महापुरुष जो हुए, बड़े बड़े पुरुष हुए, महान पुरुष हुए, उनके गुणों को अपने व्यक्तित्व में संजोया, यानी अपनाया। उनकी जो वीरता रही, उनके जो साहस रहे, उनका जो शौर्य रहा, उनकी जो सहनशीलता रही महापुरुषों की, उसको अपने चरित्र में उतारा। इन प्रांतों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का नेहरू के व्यक्तित्व में समावेश हुआ कि भारत के विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ पर जो सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन्होंने नेहरू ने अपने व्यक्तित्व में समाहित किया। यानी जहाँ पर गए वहाँ से जो वहाँ की संस्कृति और उनके गुण रहे वो अपने चरित्र में, अपने आचरण में उन्होंने अपनाया। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में विभिन्न प्रांतों के गुण का समावेश इस प्रकार है। एक कवि के अनुसार, ठीक, क्या पहला हेडिंग हो जाएगा गुजरात, हेडिंग डाल लेंगे गुजरात, फिर लिखना शुरू करेंगे। जैसे गुजरात हेडिंग डाल लिए तो नीचे वाली लाइन से फिर लिखेंगे, या वहीं से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा छोड़ के, कि गुजरात में उत्पन्न हुए महात्मा गांधी से उन्होंने अहिंसा, सत्य, प्रेम तथा मानवता की पूजा का पाठ पढ़ा तथा नरसिंह मेहता की भक्तिमय वाणी से हृदय की पवित्रता को समझा। यानी महात्मा गांधी से उन्होंने क्या सीखा? अहिंसा, सत्य, प्रेम, मानवता की पूजा का पाठ पढ़ा। और नरसिंह मेहता से भक्तिमय वाणी से हृदय की पवित्रता को समझा कि भक्ति से सराबोर जो हृदय की पवित्रता होती है उनके, यानी काव्यों से, उनकी रचनाओं से जो महसूस किए कि हृदय की पवित्रता, वो सीखे। गुजरात के ही वीर रस के कवि पद्मनाथ तथा महर्षि दयानंद की चारित्रिक विशेषताओं का भी नेहरू जी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये गुजरात हेडिंग डालने के बाद इतना लिख लेना है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र हेडिंग डाल लेना है। अब महाराष्ट्र से क्या क्या वो सीखे और महाराष्ट्र उनको क्या क्या अर्पित किया, कि महाराष्ट्र भी नेहरू जी को शिवाजी की तलवार देकर उनका अभिनंदन करता है।
कि वीर शिवाजी कहाँ के, महाराष्ट्र के। उनकी तलवार एक वीरता, ठीक, का प्रतीक, शौर्य साहस का प्रतीक, वो तलवार देकर उनका अभिनंदन करता है। यह तलवार मातृभूमि की रक्षा का प्रतीक है। महाराष्ट्र का विश्वास है कि तलवार ही संकट के समय में देश की रक्षा कर सकती है। महाराष्ट्र नेहरू जी को गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, गीता के ज्ञान पर आधारित ज्ञानेश्वर का कर्मवाद, तुकाराम और लोकनाथ के गीतों का संकलन अर्पित करता है। यानी इतने लोगों का जो विचार है लोक कल्याण के लिए, वो सभी चीज़ें क्या हैं, इनको अर्पित करता है। कौन? महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र से ये चीज़ें सीखते हैं। यानी आप कहीं जाते हैं तो किन किन लोगों से, कहाँ की संस्कृति से, माहौल से क्या क्या सीखते हैं। अब क्या है, इसी प्रकार महाराष्ट्र में उत्पन्न लोकमान्य तिलक का करो या मरो का नारा नेहरू जी के हृदय में देश के प्रति लगन पैदा करता है। केशव गुप्त के ओजस्वी गीत उनके हृदय में नवचेतना को जागृत करते हैं। कि केशव गुप्त के जो ओजस्वी, ओजपूर्ण यानी वीर रस के जो गीत हैं, आपको अच्छे कार्य के लिए जो प्रेरित करते हैं, ओज से भर देते हैं, वैसे गीतों से उनके हृदय में चेतना जागृत करते हैं इन गीतों से। ये 2 हेडिंग हो गए आप लोगों के। तीसरा हेडिंग हो जाएगा राजस्थान। यानी ये सबसे नेहरू जी के व्यक्तित्व प्रभावित हैं। नेहरू जी सीखे हैं इन सब क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों में हुए महापुरुषों से। फिर ये सब अपनी विशेषताओं को नेहरू जी को अर्पित करते हैं, तभी ना वो विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे। क्या तीसरा ही हेडिंग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि महापुरुषों से विपदाओं में विचलित न होने की प्रेरणा ली राजस्थान से। उन्होंने राजस्थान से ही संघर्षों में जीना सीखा। राजस्थान की इस बंजर और ऊसर धरती ने अनेक अभावों को सहन करते हुए भी देश की मर्यादा की रक्षा की है। कि किस प्रकार से राजस्थान एक बंजर भूमि, जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है अधिक, वहाँ पर क्या ऐसी भूमि से जिस प्रकार से लोग संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष करने की जो शक्ति है वो कहाँ से सीखा? राजस्थान से। ये कवि कह रहे हैं। इस धरती में राणा सांगा, चंद्रबरदाई, जयमल आदि वीर पुरुष उत्पन्न हुए, जिनके शौर्य की छाप नेहरू जी के व्यक्तित्व पर पड़ी। अब इतना लिख लेना है, ज़्यादा लिखोगे तो बड़ा होगा। फिर उसके बाद आगे क्या लिख लेना है, इसके अतिरिक्त योगिनी मीरा ने जनमानस में भक्ति की भावना को फैलाया। राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य भी मौन नहीं रहा। वह भारत की अखंडता की घोषणा करता हुआ कहता है, बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने, हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। ये कौन कह रहा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा हेडिंग डाल लेंगे क्या कि सतपुड़ा की नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियां भी नेहरू जी के दर्शनार्थ यानी दर्शन के लिए पूर्व पश्चिम में फैली हुई थी। नेहरू जी के दर्शन के लिए दक्षिणी भारत की प्रकृति बेचैन थी। दक्षिण भारत की जो प्रकृति है, जो क्षेत्र हैं, वे सब क्या थी? उनके दर्शन के लिए बेचैन थी। हमने शुरू में ही कहा कि उनको अवतार पुरुष के रूप में दिखाया गया है। महावीर और गौतम के जीवन और उपदेशों से ही उन्होंने मानव धर्म को सीखा। कंबन की रामायण से हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त किया तथा रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के दार्शनिक तत्वों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। सतपुड़ा संत अप्पा के अहिंसावादी विचारों ने सतपुड़ा के साहित्य, कला और संगीत पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। कालिदास की भावुकता, कुमारित्न की अद्भुत प्रतिमा, मोढ़ा की व्याकुलता, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांदबाई जैसी अनेक विभूतियों को भी सतपुड़ा ही अपने हृदय में संजोए हुए है। बस यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। सतपुड़ा राज्य पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद और बंगाल हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। बंगाल हेडिंग डाल लेना है। फिर क्या, बंगाल प्रांत भी अपने को नेहरू जी पर न्यौछावर कर देना चाहता है। वह कहता है, बंगाल लगा हल्ला करने, कंगाल नहीं मैं रत्नों का, तेरे हित अभी संजोए हूँ अरमान न जाने कितनों का। वैभवशाली अतीत,
चंडीदास तथा गोविंद दास के मधुर गीतों को हृदय में संजोए हुए है। राधा की ममता जयदेव के गीतों से मिलती है। उनके छंदों में झुरमुट में गोपियों की व्याकुलता के दर्शन होते हैं। कृतिवास के द्वारा अनुदित रामायण और महाभारत तथा चैतन्य महाप्रभु की भक्तिमय वाणी आदि नेहरू जी के चारित्रिक विकास में सहायक बने। नेहरू जी को बंगाल प्रांत बंकिम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरद की अमर कला और सुभाष की देशभक्ति आदि पर कुछ अर्पित कर देना चाहता है। ठीक, वह कहता है क्या, अब जो कुछ है सब अर्पित है, आंसू अंगारे और पानी, जीवन की लाज बचा लेना गंगा यमुना के वरदानी। अब जैसे इतना लिख लेना है, हो गया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, संक्षिप्त में ही लिखना है। तो अब यहाँ पर देख लेना है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश हेडिंग डाल लेना है। जिसके आंगन में नेहरू जी का बाल्यकाल बीता, अपने आप को धन्य कहने लगा। मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी, तुलसीकृत, रामचरितमानस के उपदेश, सारनाथ में गौतम के उपदेश, मगहर के कबीर द्वारा जाति पाति खंडन के दोहे तथा बद्रीनाथ व केदारनाथ के तीर्थ स्थल आदि द्वारा उत्तर प्रदेश नेहरू जी का अभिनंदन करता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें ये जो देखोगे कि कहोगे ये कहाँ उत्तर प्रदेश में आ गया, प्यारे बच्चों ये उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले का है। यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विभाजित होने से पहले ही इनकी रचना लिखी गई थी। अब प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश हो गया, तुम लोग चाहो तो कश्मीर भी, पंजाब भी संक्षिप्त में है लिख सकते हो। ठीक, इतना बहुत है, जितना हम बताएं उत्तर प्रदेश तक डाल के लिख लेना है। और यहाँ तक नेहरू जी को प्रभावित किया बस। और लास्ट में वास्तव में संपूर्ण भारत ने जवाहरलाल को अपनी सभी निधियां अर्पित की हैं। इसीलिए यह कथन भी पूर्णतः उपयुक्त ही है कि ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरे भारत का योगदान रहा है। और जवाहरलाल के नेत्रों में भारत को देखता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। क्या बात है, इतना लिख देना है। ठीक, अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न आएगा, ज्योति जवाहर के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, अब इसमें उनके व्यक्तित्व में क्या क्या हम लोग देखे, वो तो पूरा पाठ जो है कि खंड काव्य का सारांश था कि सभी राज्य क्या क्या अर्पित किए, उनसे क्या क्या वो सीखे। अब वास्तव में उनके व्यक्तित्व में क्या क्या रहा वो चीज़ें, ये प्रश्न आएगा कि खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की प्रधान 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक, उसका मतलब जवाहरलाल नेहरू के। ज़्यादा नहीं लिखना है, मुश्किल से 4 या 5 हेडिंग याद कर लेना है, उसी को लिखना है। इन सब प्रश्नों के उत्तर में एक ही लिखना है, क्या, उनका चरित्र। प्रश्नोत्तर डाल लेंगे, लिखेंगे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत खंड काव्य में युगावतार तथा लोकनायक के रूप में चित्रित किया गया है। यानी युग के अवतार, यानी जिस प्रकार से युग युग में ईश्वर का अवतार होता आया है, उसी प्रकार से लोकनायक के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। अब ये कवि का भाव है कि उनको किस रूप में देखे हैं, हालांकि उनका ऐसा कोई कहना नहीं है दूर दूर तक, कौन किसको किस दृष्टि में देखता है वो बात अलग है। अब हेडिंग क्या डाल लेंगे, इतना लिखने के बाद ये प्रश्नोत्तर में हो जाएगा कि प्रश्नोत्तर 5वें के ख का दूसरा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। फिर हेडिंग हो जाएगा देशभक्त तथा स्वतंत्रता के पुजारी, देशभक्त, स्वतंत्रता के पोषक, ठीक है, या पक्षधर। ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी जवाहरलाल नेहरू ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्टों को सहन किया। उनका जीवन वीर शिवाजी, राणा प्रताप आदि वीरों के चरित्र से प्रभावित हुआ था। वे सच्चे देशभक्तों के समान संघर्षमय जीवन व्यतीत करना जानते थे।
फिर उसके बाद क्या, संघर्षों में पैदा होना, संघर्षों में जीना मरना, जिनके आगे बाधाओं को हरदम पड़ता पानी भरना। क्या, यानी संघर्ष भी उनके आगे पानी भरता था, यानी संघर्ष भी उनके आगे गुलाम था। क्या कि दूसरा हेडिंग, महान व्यक्तित्व। जवाहरलाल नेहरू के लिए विराट व्यक्तित्व में सूरज का तेज, चांद की सुघड़ता, सागर की गहराई तथा धरती का धैर्य था। वे भारत के भाग्य निर्माताओं में से थे। भारत के राष्ट्रभक्तों की श्रृंखला में उनका नाम अमर है। ठीक, महान व्यक्तित्व। फिर उसके बाद सर्वप्रिय लोकनायक। सर्वप्रिय लोकनायक, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता ने असीम प्यार दिया। कवि ने जवाहरलाल को युगावतार तथा लोकनायक के रूप में स्वीकार किया है। इसमें क्या कि जो है कि पूरे देश की जनता से अधिक प्यार मिला और कवि ने उनको क्या युग अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जिनके हृदय में संपूर्ण जनता के सुख दुख की अनुभूति हो। भारतवर्ष का कोई ऐसा प्रांत नहीं जिसने जवाहरलाल नेहरू पर अपना सर्वस्व न्यौछावर न किया हो। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि सभी प्रांतों के कोने कोने में लोकनायक का विराट व्यक्तित्व व्याप्त है। नेहरू जी को युगावतार मानते हुए कवि ने इस प्रकार कहा है कि मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। ये कवि की ऐसी भावना है, ये भाव प्रधान है, उसको इस प्रकार से ही सिर्फ देखना है। भारतीय संस्कृति के पोषक। ठीक, ये हो जाएगा युद्ध विरोधी। 5 हेडिंग हो गया। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर भारतवर्ष के प्राचीन गौरव की छाप है, यानी उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में प्राचीन गौरव, जो भारत की पुराने समय में जो महानता थी, गौरव थी, जो बड़ाई थी, वो उसकी छाप इनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। उन्होंने महावीर गौतम तथा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई अहिंसा की नीति का पालन किया और ये महात्मा गांधी से और गौतम बुद्ध से अहिंसा का पाठ पढ़ा, उससे सीखा। वे महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने में ही जीवन भर तल्लीन रहे। तल्लीन का मतलब लगे रहे तन मन से। भारतवर्ष के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि महान दार्शनिकों की वाणी को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। भारतीय साहित्यकारों कालिदास, विभूति आदि व भारतवर्ष के शीर्षस्थ नेता अकबर, चांद बेबी, सुभाष चंद्र बोस, टीपू आदि के चरित्रों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये हो गया भारतीय संस्कृति के पोषक। भारतीय संस्कृति कोई एक संस्कृति नहीं, जैसे कि हम लोगों ने, आप लोग पढ़े होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, अभी पढ़ेंगे कि उनकी संस्कृति में कोई एक संस्कृति को, एक धर्म को भारतीय संस्कृति नहीं, जो सबको समाहित करके जो संस्कृति बनी वो भारतीय संस्कृति है। तो वही चीज़ इसमें भी कवि द्वारा दिखाया गया है। राष्ट्रोत्थान के पक्षपाती या युद्ध विरोधी, एक ये भी हेडिंग लिख लेंगे। 5 हेडिंग कम से कम याद कर लेंगे बस, या छोटा सा है ये, विश्व शांति के अग्रदूत भी। 5 या 6 हेडिंग। क्या, युद्ध विरोधी। जवाहरलाल नेहरू भी अशोक के समान युद्ध विरोधी थे। वे अहिंसा के पुजारी थे, किंतु उनकी अहिंसा की परिभाषा सर्वथा भिन्न थी। वे अत्याचार, शोषण, स्वाभिमान पर आघात होते हुए भी चुपचाप रहने को अहिंसा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में अहिंसा नहीं बल्कि कायरता थी, जो कि महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। वे अत्याचारी के सामने झुक जाने को हिंसा और पापी का सिर देने को अहिंसा मानते थे। कि क्या, वे अत्याचारी के सामने झुक जाने को हिंसा और पापी का सिर काट देने को अहिंसा मानते थे। उनका उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है। क्या, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का सिर कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। ठीक, कि क्या, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना ये हिंसा है, अहिंसा नहीं है, ये कायरता है। पापी का सिर कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। अगर पापी का सिर भी आप काट दे रहे हैं तो वो क्या है, हिंसा नहीं अहिंसा है। पहली बात यह है कि पापी कौन है ये निर्धारित करने वाली बात आप अपने से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक दृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए आपका जो व्यवस्थित सिस्टम है उसके अनुसार मिलना चाहिए। नहीं तो सबको अगर लगेगा कि ये पापी है और सबकी दृष्टि में सब अगर पापी हो जाएगा तब तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। यहाँ पर एक ऐसे पुरुष के हाथ में जिसके हाथ में सर्वशक्ति है उसको निर्णय करना है उस आधार पे।
अब एक हेडिंग ये छोटा सा, कोई 4 या 5 हेडिंग लिख लेना है बस, ज़्यादा नहीं। जवाहरलाल आजीवन विश्व शांति की स्थापना के कार्य में लगे रहे। उनके द्वारा निर्धारित तटस्थता, निशस्त्रीकरण, पंचशील आदि की नीति शांति स्थापना से संबंधित प्रयासों के ही उदाहरण हैं, जिनके लिए वे अंत तक प्रयास करते रहे। ठीक, बस अंत में लिख लेना है क्या। अतः हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व एक राष्ट्र प्रेमी, मानवतावादी, युद्ध विरोधी, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी तथा महान लोकनायक के रूप में उभर कर सामने आया है। उनका व्यक्तित्व संपूर्ण भारतीय संस्कृति का परिचायक है, इसलिए कवि उनके व्यक्तित्व में ही संपूर्ण भारत की छवि पा जाता है। ये यहाँ पर भी लिख लेना है। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। ठीक प्यारे बच्चों, इतना लिख लेना है। 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न लिखना है, हेडिंग या 4 लिख लेना है। ठीक है, अंत लेकिन जो है कि जिस प्रकार से उसमें बताएं इसमें इस प्रकार से करना है। कोई भी प्रश्न भी रह गया होगा तो वह आप लोग पूछ लीजिएगा बिना झिझक। हो सकता है कुछ हमसे छूट गया हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।